काफी कुछ चीजें जो है वो देखने वाले हैं। आयरन जिसे लोहा भी कहते हैं, और आपने लोहा तो कई बार जो है वो देखा ही होगा। तो ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही इजी है, और इवन हमारे बॉडी में भी आयरन जो है वो प्रेजेंट रहता है, और आयरन हमारे बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है। हमारे बॉडी में ही नहीं, इवन पौधों और जंतुओं में भी आयरन जो है वो पाया जाता है। तो आयरन शरीर में भी और बाहर में भी काफी उपयोगी एलिमेंट है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आयरन से रिलेटेड आज हम देखेंगे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके कुछ इंट्रोडक्शंस, इसके अयस्कों के नाम, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके जो भी ऑक्साइड्स है, कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आयरन। सो गाइस यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल में आयरन का पोजीशन जो है वो देख लेते हैं। आयरन जिसे Fe भी कहते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। आप देख रहे हो डी ब्लॉक के एलिमेंट के फर्स्ट सीरीज में ये जो आयरन है वो 6वें नंबर का जो है वो मेंबर है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे केवल 3-4 एलिमेंट जो है वो और बचे हुए हैं। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट सीरीज वाला हमारा चैप्टर है वो कम्प्लीट हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 यूनिट कंप्लीट हो जाने के बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम करते जाएंगे सारे नोट्स को कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं जो Fe है वो कौन से ग्रुप में स्थित है। यहाँ पे हम देखते हैं 8वें ग्रुप में, 8 नंबर के ग्रुप में ये स्थित है। और अगर हम आवर्त की बात करें तो 4थे आवर्त में जो है ये Fe प्रेजेंट है। तो चलिए अब हम नोट्स की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हम आयरन का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आयरन जिसे Fe से जो है वो व्यक्त किया जाता है, मतलब इसका साइन Fe होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, वो 26 होता है। ये जो है वो 8वें ग्रुप में स्थित होते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लास्ट वाला मतलब सबसे बाह्यतम वाला लास्ट के 2 ऑर्बिटल का, वो होता है 3d6 और 4s2, मतलब 3d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है प्रमुख अयस्क। हमें पता है कि जो आयरन है वो प्रकृति में चौथा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। आयरन काफी ज्यादा मात्रा में ये जो है वो हमारे नेचर में जो है वो पाया जाता है आयरन, और इसका बहुत आयात में जो है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम प्रमुख अयस्क के नाम देख रहे हैं आयरन के। तो ये जो आयरन का प्रमुख अयस्क है एग्जाम में शॉर्ट टाइप रूप में जो है वो पूछा जाता है। केवल आयरन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अयस्कों, खनिजों के नाम हैं। तो उन सारे अयस्क के नाम आप लोगों को जरूर याद करना चाहिए। तो यहाँ पे हम आयरन के 5 अयस्कों के नाम जो है वो देखते हैं। सबसे पहला है हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। इसका फॉर्मूला भी साथ साथ आपको याद करते जाना है। सेकंड है मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला है Fe3O4। तीसरा है लिमोनाइट, जिसका फॉर्मूला है FeOOH। चौथा है सीडेराइट, जिसका फॉर्मूला है FeCO3। और 5वां है आयरन पायराइट, जिसका फॉर्मूला है FeS2। तो ये है गाइस इसके प्रमुख अयस्क। इसे आप जरूर याद कीजिएगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ऐसे टाइप से जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद इसका यूजेस देखते हैं। सो गाइस इसके जो यूज है उसे आप लिख सकते हो कि ये जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो एलिमेंट है, मतलब जो मेटल है सबसे ज्यादा यूज होता है। हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि कई प्रकार की स्टील बनाने के लिए, जैसे स्टेनलेस स्टील, कई प्रकार के स्टील बनाने के लिए जो है वो आयरन का जो है वो यूज किया जाता है। और उस स्टील के थ्रू हम जैसे कि कई प्रकार के रॉड हो गए और बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो लोहे से जो है वो बनाए जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में मतलब हर चीजों में लोहा जो है वो काम आता है। पौधे तथा जंतुओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। जैसे कि मैंने कहा था, हमारे शरीर में भी जो है वो आयरन पाए जाते हैं, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए काफी उपयोगी है आयरन। तो चलिए अब हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उसके बाद आते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक गुण। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है आयरन एक चमकदार धातु है। अगर आपने बिना जंग लगा हुआ आयरन देखा होगा तो आपने पाया होगा कि उसमें एक अलग सी साइन जो है वो आयरन में जो है वो पाया जाता है। आयरन में प्रबल चुंबकीय गुण जो है वो पाया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कैसे चुंबकीय गुण, अगर किसी भी मैग्नेट को हम आयरन के पास ले जाते हैं तो उसे आसानी से अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें लौह चुंबकत्व जो है वो पाया जाता है, जिसे फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो कहते हैं। इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें गलनांक की, तो 1535 डिग्री सेल्सियस काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, क्योंकि एक मेटल है और हमें पता है अगर हम मेटल को गलाएं या मेल्ट करें तो हमें ज्यादा टेम्परेचर की जो है वो जरूरत होगी। उसी प्रकार अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें
2750 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है। तो इस प्रकार है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। और डी ब्लॉक के अधिकतर एलिमेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा ही होता है, क्योंकि सारे मेटल हैं। उसके बाद हम देखते हैं रासायनिक गुण, जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायु से क्रिया। अगर हम आयरन को खुला छोड़ दें, नमी में छोड़ दें, तो हम कुछ दिनों बाद देखते हैं उसमें जंग लग जाता है। तो ये होता है कि आयरन के साथ जो वायु नमी है वो आसानी से रिएक्ट करके एक विशेष प्रकार का परत बना लेते हैं, जिसे हम जंग कहते हैं। तो आयरन को वायु तथा नमी में खुला छोड़ने पर यह तीव्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे जंग लगना या रस्ट कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है जंग में जो है पाया जाता है 2Fe2O3 3H2O। तो ये फॉर्मूला आप जो है वो याद कर सकते। सेकंड है जल से क्रिया 3Fe + 4H2O। तो अगर हम जल से इसका रिएक्शन कराते हैं और तो यहाँ से 4H2 मतलब H2 जो है वो यहाँ से रिलीज होते हैं और आयरन ऑक्साइड यहाँ पे Fe3O4 जो है वो यहाँ पे बनता है। उसी प्रकार अगर हम इसमें एसिड डालें, आयरन में अगर हम एसिड डालें तो क्या होगा, यहाँ से H2 जो है वो रिलीज होगा। यहाँ पे देख रहे हैं Fe2HCl FeCl2 हमारा बनेगा और यहाँ से भी H2 जो है वो रिलीज होगा। तो ये है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम आयरन में वायु से या फिर जल या फिर एसिड मिलाए तो इस प्रकार से ये जो है वो रिएक्ट करेगा। उसके बाद हम इसका ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो आयरन है उसका ऑक्सीकरण अवस्था 0, +2, +3, +4, +5 एवं +6 ऑक्सीकरण अवस्था जो है ये प्रदर्शित करते हैं। सो गाइस, डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट है उन सभी के ऑक्सीकरण अवस्था आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफी पूछे जाते हैं। तो जरूरी ये है कि सारे एलिमेंट का आप ऑक्सीकरण अवस्था को जो है वो जरूर याद कीजिए। गाइस, यहाँ पे बुक में मैं आप लोगों को सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा चीज नोटिस करना, यहाँ पे सबसे पहले आप स्कैंडियम का देखिए। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक चीज आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिए, देखिए स्कैंडियम के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पहले कम थे, फिर टाइटेनियम का थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर वेनेडियम का उससे ज्यादा हुआ, फिर क्रोमियम का +6 तक चला गया, फिर मैग्नीज का +7 तक चला गया। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये मैग्नीज प्रदर्शित करते हैं। इन सारे के बारे में तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ नोट्स में। अब हम आते हैं आयरन की तरफ, जो +3 +2 +3 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैग्नीज के बाद जिंक तक के फिर से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होते चले जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि मैग्नीज तक यहाँ तक आते आते जो है वो बढ़ा, लेकिन एक समय के बाद फिर से ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होते चला जा रहा है। तो इस टाइप से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैग्नीज के बाद मतलब जो मैग्नीज के बाद वाले जितने भी एलिमेंट है, जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आखिर कम क्यों होता जाता है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को नोट्स में देती हूँ। तो इसका मुख्य कारण ये है, इसके लिए हमें सबसे पहले जो आयरन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो देखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 3d6 और 4s2 जो सबसे लास्ट वाला 2 ऑर्बिटल है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है 6 इलेक्ट्रॉन और 4s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। 3d में आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, इससे पहले के जो भी एलिमेंट थे उनमें जो डी ऑर्बिटल थे वो खाली होते थे, मतलब सारे में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते थे। लेकिन जैसे जैसे अब डी ऑर्बिटल जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक नंबर जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है, एटॉमिक नंबर की मतलब उसमें ग्रोथ होते जा रहा है, तो हम देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कम होते जा रही है। मतलब यहाँ पे देखो इस ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3d ऑर्बिटल में केवल 4 ऑर्बिटल ही अयुग्मित है, मतलब अनपेयर्ड है। तो जैसे जैसे ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी कम होता चला जाएगा। इसलिए होगा गाइस क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए इनके पास खाली ऑर्बिटल जो है वो नहीं होंगे, या अयुग्मित ऑर्बिटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कम होते जाएगी, जिससे ये बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, जिससे इनकी जो संयोजकता है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी जो है वो कम होते चली जाएगी। तो इसका रीजन आप ये लिखना कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में एलिमेंट जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो कम होते जाती है, क्योंकि 3d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम होने लगती है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो बॉन्ड कहाँ से बनेगा, और अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होगा ही होगा। तो रीजन यही है बस गाइस, और कुछ नहीं है। इसके बाद वाला जो हम एलिमेंट पढ़ेंगे उसमें केवल +5 तक रहेगा, उसके बाद वाला पढ़ेंगे उसमें केवल +4 तक रहेगा,
क्योंकि वहां पे जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ते चले जाएगा, तो यही रीजन है। तो ये कारण को आप लोग अपने नोट्स में जो है वो कॉपी कर सकते हो। देखते हैं आयरन की +2 अवस्था को फेरस तथा +3 अवस्था को फेरिक कहते हैं। मतलब +2 अवस्था में जो भी यौगिक बनेंगे उसे फेरस के नाम से कहे जाना जाएगा, और +3 अवस्था में जो भी कंपाउंड जो भी यौगिक बनेंगे उसे फेरिक के नाम से जो है वो जाना जाएगा। आयरन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी होती है। इसका जलीय विलयन में भी अस्तित्व होता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जो भी यौगिक बनेंगे, जो भी कंपाउंड बनेंगे, वो सर्वाधिक स्थायी रहेगा। मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रहेगी उस यौगिक की। अगर उस यौगिक को हम पानी में डालते हैं या उस कंपाउंड को हम पानी में डालते हैं तो भी वो वहां पे जो है वो सर्वाइव कर पाएगा, इतना वो स्थायी होता है, ये कहा जा रहा है। उसके बाद देखते हैं आयरन की 0 ऑक्सीकरण अवस्था कार्बोनिल में जो है वो पाई जाती है। जो कार्बोनिल होता है उसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आयरन की जो है वो पाया जाता है। तो ये है गाइस कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्योंकि एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का आता है तो एटलीस्ट आप लोगों को 5 से 6 पॉइंट इसका जो है वो लिखना होगा। तो इतना एटलीस्ट आप लिखोगे तो काफी है। ये हो गया आपका ऑक्सीकरण अवस्था। उसके बाद हम देखते हैं आयरन के द्विअंगी यौगिक, जिसे हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड का मतलब आप लोगों को पता ही है, इतने सारे एलिमेंट पढ़ चुके हो आप। बाइनरी कंपाउंड मतलब होता है 2 प्रकार के एलिमेंट आपस में मिलकर के जो है वो यौगिक बनाते हैं। 2 प्रकार के एलिमेंट आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। बाई मतलब 2, बाइनरी कंपाउंड। तो ये जो बाइनरी कंपाउंड है, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बाइड। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो आयरन ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन और आयरन Fe और O दोनों आपस में मिलकर के जो है वो कंपाउंड बनाएंगे। आयरन सल्फाइड मतलब सल्फर, तो आयरन और सल्फर आपस में मिलकर के जो है वो कंपाउंड बनाएंगे। आयरन कार्बाइड मतलब आयरन और कार्बन आपस में मिलकर के जो है वो आयरन कार्बाइड बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम केवल आयरन ऑक्साइड को जो है वो पूरी डिटेल में जो है वो देखते हैं। आयरन के ऑक्साइड्स 3 प्रकार के हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला फेरस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है FeO। फेरस ऑक्जेलेट को गर्म करने पर जो है वो ये प्राप्त होता है। फेरस ऑक्जेलेट का फॉर्मूला है FeC2O4। अगर हम इसे गर्म करते हैं उच्च ताप पर तो हमें फेरस ऑक्साइड FeO जो है वो प्राप्त हो जाता है। CO और CO2 जो यहाँ से जो है वो निकलते हैं। तो बहुत ही इजी है। फेरस ऑक्जेलेट को जब हम गर्म करेंगे तो हमें फेरस ऑक्साइड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और ये जो हमारा चूर्ण होता है वो काले कलर का जो है वो चूर्ण होता है। सेकंड हम देखते हैं फेरिक ऑक्साइड। सो गाइस यहाँ पे जितने हैं उसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो मिला रहेगा आयरन के साथ। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3। इसमें क्या होगा, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर जो है वो प्राप्त होगा 2FeSO4। इसे जब हम गर्म करेंगे तो हमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये तो हुआ। अब हम देखते हैं फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह लाल रंग का चूर्ण है। मतलब जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं और हमें फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है तो ये जो फेरिक ऑक्साइड है वो रेड कलर का जो है वो चूर्ण होता है। तीसरा है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4। आयरन पर भाप प्रवाहित किया जाता है। भाप मतलब क्या होगा, वाटर H2O मतलब पानी का जो भी भाप रहता है उसे अगर हम आयरन के ऊपर जो है वो प्रवाहित करें तो हमें फेरोसोफेरिक ऑक्साइड जो है वो प्राप्त होगा। Fe3O4 प्लस 4H2, यहाँ से H2 जो है वो रिलीज होगा। प्रकृति में यहाँ मैग्नेटाइट के रूप में जो है वो पाया जाता है। तो ये हुआ गाइस इसका ऑक्साइड्स। उसके बाद हम इसके कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, संकुल देख लेते हैं, और उसकी जो उपसहसंयोजक संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसकी जो आकृति है, वो सारा चीज भी हम डिटेल में देखते हैं। आयरन के कॉम्प्लेक्स बताने के पहले मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो बताना चाहती हूँ, जो कि इस आयरन का मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और पूरे यूनिट का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 बार एग्जाम में जो है वो आ चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि Fe2+ जो है वो अस्थायी होता है। जो Fe2+ आयन होता है वो अस्थायी होता है, जबकि Fe3+ जो आयन है वो स्थायी होता है। क्यों? तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो Fe2+ आयन होता है, अगर हम उसके 3D ऑर्बिटल को देखें तो उनके 3D ऑर्बिटल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए ये अस्थायी होता है। जबकि जो Fe3+ आयन होता है उनके 3D ऑर्बिटल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए ये स्थायी होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं जो d ऑर्बिटल होता है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं, लेकिन हम Fe3+ आयन में देखते हैं जस्ट आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मतलब आधे भरे ऑर्बिटल। जो 3D ऑर्बिटल है वो करेक्ट आधा भरा हुआ है, इसमें जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का जो ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा स्थायी होता है इस प्रकार के ऑर्बिटल के अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ऑर्बिटल जो है वो
पूरे भरे हुए हैं, मतलब जो एक पार्ट है वो पूरे भरे हुए हैं, जबकि केवल 4 पार्ट यहाँ पे आप लोगों को खाली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम 3D ऑर्बिटल की बात करें, 3D5 की बात करें, तो यहाँ पे सारे जो है वो आधे आधे भरे हुए हैं। तो इस प्रकार के जो ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, या तो पूरे भरे हुए जो होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, या तो आधे भरे हुए वाले जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो कारण यही है कि जो Fe2+ जो आयन है वो अस्थायी होता है और Fe3+ आयन है वो स्थायी होता है। तो आप लोग यहाँ पे कारण क्या लिखोगे, Fe2+ आयन का जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3D6 होता है, मतलब 3D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि Fe3+ आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें 3D5 होता है। अतः 3D ऑर्बिटल अर्धपूरित होकर जो है वो स्थायी हो जाते हैं, मतलब जो 3D ऑर्बिटल है वो आधे भरे होकर के जो है वो ये स्थायी मतलब स्टेबल जो है वो हो जाते हैं। ये है गाइस इसका आंसर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये बना दोगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ेगा। तो गाइस अब हम देख लेते हैं आयरन के कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हम 2 प्रकार के आयरन के कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, +2 ऑक्सीडेशन वाले और +3 ऑक्सीडेशन वाले, मतलब आयरन +2 संकुल और आयरन +3 संकुल। तो यहाँ ये जो संकुल है आयरन के वो 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं, निम्न चक्रण वाले और उच्च चक्रण वाले। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को निम्न चक्रण और उच्च चक्रण का मतलब जो है वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो है आप बेसिक फाइनल ईयर में पढ़ोगे, बेसिक फाइनल ईयर में इसका अलग से जो है वो चैप्टर है। तो बेटर वही है कि आप अगले साल इसे समझो, क्योंकि यहाँ पे उतना इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को कभी नहीं पूछा जाएगा। केवल आप लोगों को अगर पूछा भी जाएगा कॉम्प्लेक्स के बारे में तो आप लोगों को केवल कॉम्प्लेक्स का नाम पूछा जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा, उसका जो है वो शेप पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 प्रकार के कॉलम आप लोगों को बनाना है और कम से कम 2-2 एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे जो है वो लिख देना है आयरन के कॉम्प्लेक्स का। तो ये जो 2 एग्जाम्पल है उसे आप याद कर लीजिएगा। तो ये जो Fe2+ आयन है कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे शरीर में भी जो है वो आयरन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन है एक महत्वपूर्ण प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जो है वो आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो आयरन +2 कॉम्प्लेक्स है उसमें अधिकतर इनकी जो उपसहसंयोजक संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो 4 और 6 होते हैं। सो गाइस क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको पता चल सके। कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि जो मेन बीच का जो एलिमेंट है वो और कितने एलिमेंट के साथ जो है वो बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है, तो ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार का जो भी आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो FeCl6 4-। तो इस प्रकार का जो रहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। तो ऐसे हम गिनते हैं। इस अधिकांश इसकी जो आकृति होती है, इस टाइप से कॉम्प्लेक्स की जो आकृति होती है वो ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकी होती है। आयरन +2 के कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, इसमें भी निम्न चक्रण और उच्च चक्रण जो है वो आएगा। दोनों के एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें अधिकांशतः इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है, इनकी आकृति जो है वो अष्टफलकी होती है और ये जो होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये है गाइस आज का आप लोगों का नोट्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो को जो भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।